नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास, क्योंकि आज देश का बजट पेश होने वाला है। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। संसद में आज सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महंगाई से लोगों को राहत की उम्मीद। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का फाइनल बजट। केंद्रीय बजट को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाए कोल रॉयल्टी। हमारे हिस्से का जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज का भी पैसा दे केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का मंथन। आज 4 विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव डहरिया से होगी चर्चा। भोपाल में आज होगी आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस। आला पुलिस अफसरों से कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रायपुर में आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंथन। राष्ट्रीय कार्य समिति और पदाधिकारियों की होगी बैठक। देश भर से जुटेंगे अल्पसंख्यक नेता। दिल्ली दौरे पर रहेंगी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। 6 फरवरी तक कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है मुलाकात। कटनी में बेखौफ बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। गिरफ्त में दोनों आरोपी। 2 पिस्टल समेत जिंदा कारतूस भी जब्त। जबलपुर से फरारी काटने पहुंचे थे बदमाश। बलरामपुर में एक्सपायरी बोतल चढ़ाने से बिगड़ी महिला की तबीयत। अंबिकापुर किया रेफर। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से भड़का परिजनों का गुस्सा। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में आग से 14 लोगों की मौत। दिया गिरने से लगी आग। मृतकों में 10 महिलाएं शामिल। और भारत न्यूजीलैंड के बीच आज आखिरी T20 मुकाबला। सीरीज जीतने मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं 7 की बड़ी बात की और देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर, आज भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर, आशाराम को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शिष्य से दुष्कर्म का आरोप उस पर था। वहीं चौथी बड़ी खबर, फुल सब्सक्राइब हुआ अडानी एंटरप्राइज का FPO। पांचवी बड़ी खबर, कनाडा के मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। वहीं छठवीं बड़ी खबर, अमेरिका से जहां भीषण ठंड और तूफान से 1000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। सातवीं बड़ी खबर, पेशावर ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। चलिए और अब बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का बजट पेश करेंगे। 2024 के आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या होगा, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ाई जाएगी, इस पर सभी की नजर रहेगी। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी पेपरलेस होगा। लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं बढ़े हुए किराए को नियंत्रण में लाया जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी कम होनी चाहिए, ये भी लोगों की उम्मीदें हैं। वहीं सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट आज पेश करने जा रही हैं। तो आज देश का बजट पेश होगा और लोगों को कई उम्मीदें हैं इस बजट से। आपको बता दें कि सुबह लगभग 8:30 बजे अपने घर से निर्मला सीतारमण निकलेंगी, जिसके बाद 9 बजे वो नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचेंगी। 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए यहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना हो जाएंगी। सुबह 10 बजे संसद
वित्त मंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक में इस बजट को, आपके उम्मीदों की बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद सुबह 11 बजे वो वक्त जब लोकसभा में बजट पर स्पीच होगा। सुबह 11 बजे ये बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में इस बजट को पेश करने जा रही हैं। तो एक बड़ा दिन आज देश के लिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई। उम्मीदों का ये बजट, हर किसी की अपनी उम्मीद, और आज ये बजट पेश होने जा रहा है। आम बजट के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया, जिस पर पक्ष और विपक्ष के अलग अलग नजरिए देखने को मिले। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और इसके साथ ही विधिवत रूप से आज बजट पेश होने के एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे की बात। अब नजर सरकार के बजट पर टिकी है। बजट कैसा होगा, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार आपको और करना होगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी का कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से ये लग रहा है कि काफी कुछ सुधार होगा। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य के स्तर पर भी फोकस इस बजट में देखा जा रहा है। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर सीए चेतन तारवानी का कहना है कि पूरी दुनिया के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन बजट में क्या कुछ मिलता है, इसके आधार पर आगे की स्थिति तय होगी। जो 7% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो अगला साल जो दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और लेकिन फिजिकल डिफिशिट इसमें कैसे वो मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छत्तीसगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो छत्तीसगढ़ के लिए तो विन विन सिचुएशन रहेगा। 22-23 में इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो उसको मे भी बजट में ऐसा कंट्रोल किया जाएगा कि इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है बाकी देशों के कंपेयर में हमारा स्टेबल है, तो इसको बेहतर माना जा सकता है। और कल से और उम्मीदें हैं कि और बेहतर बजट आएगा एक अच्छे संदेश के साथ। 1 फरवरी यानी कि आज केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात को भी रखा है। कहा है कि ये तो सारी ही ट्रेनें बंद की जा रही हैं, लेकिन जगदलपुर में ट्रेन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं। वहीं जगदलपुर के साथ ही सरगुजा को भी ट्रेन मिलनी चाहिए, उनका कहना। सीएम ने यह भी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट को बचाने के लिए हमने विधानसभा में संकल्प पारित किया है, हो सके तो इसे हमें दे दें। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य है और 2014 के बाद से ही कोयला की रॉयल्टी यहां नहीं बढ़ी है, जबकि हर 3 साल में इसे बढ़ाने का प्रावधान था। तो वही प्रदेश की जनता की उम्मीद है कि कोयले की रॉयल्टी भी बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। जो नगरनार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों ने विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारी जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारी जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे।
आम आदमी हर बार यही उम्मीद करता है कि सरकार उसकी आमदनी को ध्यान में रखकर बजट में राहत देगी। खासतौर से भोपाल की महिलाओं को सरकार से ये उम्मीद है कि किचन, बच्चों की फीस, कुकिंग गैस के बढ़ते दामों पर अब लगाम लगेगी। सब्जी महंगी है, सब्जी वाला बोलता है, फल महंगा है, फल वाला बोलता है जब मुझे ही महंगा मिल रहा है, पेट्रोल महंगा है तो वो कहते हैं हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमें सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को इस और ध्यान देने की। सरकार को बजट में कुछ बजट इस तरीके से लाएं कि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं भी जाओ तो महंगाई डबल कोई भी चीज़ की, मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अब महिलाओं के हिसाब से बजट थोड़ा हिसाब से होना चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसा है जो बजट आ रहा है सरकार को भी ना, मतलब खासकर जो मिडिल क्लास की फैमिली है उस फैमिली को ध्यान में रखते हुए बजट लेकर आना है। मतलब सबसे ज़्यादा तो वही है, बच्चों की स्कूल की फीस, हर चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। अब आपको बताते हैं बिलासपुर के थोक और खुदरा व्यापारी बजट को लेकर आखिर क्या उम्मीद जगाए हुए हैं। टैक्स का जो छूट है वो दायरा बढ़ना चाहिए और व्यापारी को सहूलियत मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिजनेस करने का सरलीकरण होना चाहिए। इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आजकल ई इनवॉइस हो गया है 10 करोड़ से ऊपर में, TDS हो गया, TCS हो गया। 10 करोड़ की टर्नओवर बहुत मामूली है। जिस तरह की चीज़ों के दाम पिछले 5 सालों से 4 गुना बढ़ चुके हैं। बजट तो सरलीकरण होना चाहिए बजट में, और विकास के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेशन में भी ऐसा एक बनाना चाहिए कि आम आदमी को बाहर भी न लगे, देश को भी विकास के लिए उसको राजस्व प्राप्ति भी होनी चाहिए। GST की समान रूपता हो कि 12%, 5%, 18% एक समान हो जाए। तो आज पूरा दिन उम्मीदों के बजट पर हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा IBC 24। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के बजट पर सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश बघेल सुबह 11:30 से 2 बजे तक के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से जुड़े विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के विभागों को लेकर आज सीएम चर्चा करेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल इससे पहले भी 5 मंत्रियों के विभागों को लेकर उनसे विभागीय बजट पर चर्चा कर चुके हैं। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज मैराथन बैठक होने वाली है और मैराथन बैठक का ये दूसरा दिन। प्रशासनिक अधिकारियों की आज भी क्लास लेने वाले हैं। आज भी काम का फीडबैक लिया जाएगा। IG और SP से भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर IG SP कॉन्फ्रेंस जारी है। आज भी ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कई काम की रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं। मैराथन मीटिंग का आज उनका ये दूसरा दिन। आज भी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और तमाम फीडबैक, रिपोर्ट्स और टास्किंग की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर जानकारी ली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं। अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं
मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर, वल्लभ भवन की सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्य प्रदेश है जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% है। बैठक में शिवराज ने कहा कि हमें और अधिक जी जान और साहस के साथ लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कई उपलब्धियां हैं। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना हमारा कर्तव्य है। इधर रायपुर में आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंथन होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य समिति और पदाधिकारियों की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित देश भर से इसमें अल्पसंख्यक नेता जुटेंगे। तो एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंथन प्रदेश में होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति के तमाम सदस्य इसमें पहुंचेंगे और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही देश भर के अल्पसंख्यक प्रदेश में जुटेंगे और महामंथन इसमें किया जाएगा। इधर मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन को लेकर मंगलवार को बीजेपी ने राजधानी रायपुर में रणनीति तैयार की है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने संभागीय प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश भर में 11 से 20 फरवरी तक विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति को तैयार किया गया है। बता दें कि इस दौरान नितिन नवीन ने पीएम आवास को लेकर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पीएम आवास के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। गरीबों के हक का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से इस सरकार ने वादा खिलाफी किया, अपने शिलापट को लगाने में और अपने नाम को चिपकाने के कारण लाखों गरीबों का जो आवास बन सकता था उस पैसे का तो बंदरबाट किया ही, साथ ही साथ गरीब के आशियाने को बनाने से इनकार कर दिया। तो इस सरकार के खिलाफ एक पूरा जनाक्रोश इस मुद्दे पर दिख रहा है। राज्य सरकार चुनावी साल में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कई सौगात देने जा रही है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया। आदेश भी इसके लिए जारी कर दिए गए कि 1 जनवरी 2023 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसमें विसंगति बताकर विरोध शुरू कर दिया है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों का ये कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें 1 जनवरी 2023 से क्यों? कर्मचारियों के मुताबिक ये फैसला सरकार ने कर्मचारियों के हक के 427 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। वहीं कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उन्हें भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह प्रदेश सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से ही एरियर सहित महंगाई भत्ता देना चाहिए। वहीं कर्मचारियों के मामले में सियासत भी अब देखी जा रही है और इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से दिया जाए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर बोल चुके हैं। लेकिन उसके लिए हमें पाई जैसा उन्होंने कहा था देंगे, लेकिन हमें पाई के लिए तरसाया के लिए हम कल बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार जब से मार्च 2020 से आई है, निरंतर हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें एक लाभार्थी वर्ग कर्मचारी भी है, उनके लिए किया गया है और भी आगे वाले समय में किया जाता रहे। कर्मचारी भाइयों की बातें जायज़ हैं। जब केंद्र ने जुलाई से डीए बढ़ाया तो मध्य प्रदेश जुलाई से उनको उसका लाभ क्यों नहीं दे रही है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सिर्फ धान की बम्पर पैदावार ही नहीं होती, बल्कि यहाँ पर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करता है। ये महज संयोग नहीं है कि चुनावी साल में धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। अब सत्ता के साथ विपक्ष भी इसका श्रेय लेने के लिए खींचतान कर रहा है। धान खरीदी का समापन, छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। अब श्रेय के लिए खींचतान। छत्तीसगढ़ में करीब 107.65 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। इसके साथ ही मंगलवार को एमएसपी पर धान खरीदी का उत्सव खत्म हुआ। सरकार का दावा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, हर साल धान खरीदी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इस साल धान खरीदी के बदले 22,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों की जेब में पहुंच चुके हैं। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है, पैसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है
22,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। बार खरीदी बहुत अच्छे से हुई है, लगभग 107 लाख और 50,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है। 1,07,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हम किसानों की कर चुके। सत्तारूढ़ पार्टी इसे भूपेश सरकार की शानदार उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी धान खरीदी का श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है। बीजेपी की दलील है कि इस खरीदी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। तो इनकी विधानसभा के पटल पर जवाब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर 52,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो हमारे तुलना या केंद्र सरकार की मोदी सरकार की तुलना में तो इनका 20% भी खर्चा नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि जिसने धान और किसान को साध लिया वो सत्ता के करीब होगा। पिछली बार किसानों ने कांग्रेस को कुर्सी तक पहुंचाया था। अब इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन चुका है और साल भी चुनावी है। जाहिर है विपक्ष की राह इससे जरूर मुश्किल होगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब देश के कुछ और प्रदेशों की अहम खबरों से भी आपको अपडेट कर देते हैं। झारखंड में मंगलवार की देर शाम 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर के 3rd फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 महिलाएं और 3 बच्चों के साथ एक बुजुर्ग शामिल है। 35 से अधिक लोगों को इस हादसे में बचाया गया है और इसमें से कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पूजा के लिए लगाए गए दिए को एक बच्चे ने गिरा दिया और आग कारपेट में लगी और उसके बाद पूरे फ्लैट में फैल गई। इसके बाद एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ये आग पहुंचने लगी। 4थी मंजिल पर शादी वाले फ्लैट के लोगों ने जब आग देखी तो उन्होंने शोर मचाया। मदद के लिए महिलाएं और बच्चे चीखने लगे। कुछ सीढ़ियों से उतरकर भागने भी लगे, लेकिन नीचे और ऊपर आग लगी होने की वजह से लोग आग की लपटों में घिर गए। उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला और वो वहीं जल गए। तो बड़ी खबर ये झारखंड के धनबाद की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ वो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, जिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में आग लगने के बाद ये घटना हुई है, जिसमें 13 लोग जल गए। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीर, जहां पर झुलसे हुए लोगों को ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से इस हादसे में झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त भी उनका इलाज जारी है। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद खास है, क्योंकि अभी सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज जीत जाएगी। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत लेती है तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 4थी सीरीज को जीतेगी। और इतना ही नहीं, टीम ओवरऑल लगातार 8वीं सीरीज अपने नाम कर लेगी। वहीं टीम पिछली 11 सीरीज से अजेय है। बीच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका से घर में ड्रॉ सीरीज खेली थी। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर हमर बानी हमर कोट में।